चल, कल आर्हेनियस इक्वेशन हो गया था, उसकी एक्यूरेट डिपेंडेंसी और उसकी अप्रॉक्स डिपेंडेंसी। अच्छा, आर्हेनियस में किसी भी, अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो बेसिकली ये कहा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर थोड़ा बहुत और अप्रॉक्स डिपेंडेंसी आई तो बोला गया कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री तक बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो वो फिर थोड़ा क्लियर कट उसमें भी नहीं आया। तो फिर आर्हेनियस ने एक्यूरेट डिपेंडेंसी बताई कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके टेम्परेचर पर कैसे वेरी करता है। या तो उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, डेट इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। आपसे जब पूछा जाएगा पेपर में कि आर्हेनियस इक्वेशन लिखिए तो आप वही लिखेंगे K इज इक्वल टू A डॉट E पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वो उन्होंने दिया था, वही लिखना है। वो तो उस इक्वेशन को बाद में मॉडिफाई करके और तब लाके आपने इस फॉर्म में उसको किया था ताकि आप उसको न्यूमेरिकल पर्पस में यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपने एक नेचुरल लॉग का ग्राफ बनाया, उसका स्लोप आपने निकाला। अच्छा, नेचुरल वाले के स्लोप क्या आया था, अगर याद हो, नेचुरल वाले में सारी चीज़ें सेम ही थी, कुछ चेंज नहीं हुआ था, बस उसमें ये 2.303 नहीं था। और जब आपने उस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दिया था बेस 10 में तो बस वही एक चीज़ ऐड हो गई, बाकी ये चीज़ें हो गई थी। अब ये आपके पास मान लो है कि आपने एक रेट ऑफ रिएक्शन लिया, उसका रेट ऑफ कांस्टेंट है। हो सकता हो आपके सामने ऐसे रिएक्शंस आ जाएं जो दो रिएक्शंस हो कि एक कोई रिएक्शन है जो अलग टेम्परेचर पर उसका रेट कांस्टेंट ये है, बाद में उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया और उसका रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, तो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो मतलब हो सकता हो आपके पास दो टेम्परेचर हो और दो रेट कांस्टेंट हो, वहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो ड्राइव करवा दे रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लिखो, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट ratio of two 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 rate constant at two different temperature चलो, उसके बाद पहली लाइन लिखो, EA एंड R, EA एंड A मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस कांस्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में चाहे लिख लो, EA एंड A आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, हो गया। चलो, अब आप इसमें ध्यान से देखो, ठीक है। फिर लिखो, वी नो डैट अब उसके बाद नीचे आप लिखो एट टेम्परेचर T1। तो अगर T1 टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर आपने T1 कर दिया तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो दूसरा हो जाएगा। तो log बेस 10 T1 है तो K1 इज इक्वल टू log बेस 10, इसको वैसे ही बोल दिए हो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी को भी आपने बोल दिया है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बाकी ये हो गया आपका 2.303। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो वैसे नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसे ही एक दूसरा आपके पास बनेगा एट टेम्परेचर T2, तो उसके लिए एक इक्वेशन सेट करो। तो उसके लिए करोगे तो ये आ जाएगा log बेस 10 K2 इज इक्वल टू log बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को हटाओ तो ये हो जाएगा log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, माइनस कर दिया। अब जरा इसको लिख लो पूरा, तो ये हो जाएगा log बेस 10
ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस कर रहे हो, तो log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। T1 है, ये T1 हो गया। ठीक, अब आप साइन ओ ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर वाली साइन किस में हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो कट भी जाएगा, उससे अच्छा है रुक जाओ अभी। ठीक है, इतना उतारो अच्छा पहले, तब तो उसको ऊपर फिर नोट करते हैं। उतारो, चल उसके बाद वही नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओ, जो लगाने से पहले ही भाग जाते हो। 10K1। अच्छा, बायो वालों को ऐसे नहीं बदनाम किया गया, उनको मैथ नहीं आती, सही में उनको मैथ नहीं आती। देखिए 2-3 बच्चे, हाँ वो तो है, मैथ वालों की मैथ नहीं आती है। नहीं, ये वही वाला है ना कि CBSE वाले जो बच्चे होते हैं ये बेचारे बहुत फंसे होते हैं, हिंदी उनको आती नहीं लिखने और इंग्लिश वो बोल नहीं पाते हैं। कम से कम ICSE वालों को इंग्लिश तो बोलने आती है और हिंदी वालों को हिंदी आता है। चलो ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस log बेस 10A, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें कुछ कट रहा होगा, क्या कट रहा है? ये प्लस, ये कट गया। ठीक है, ये नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये डिवाइड के साथ साइन के साथ है ना, प्लस है बीच में, तो मल्टीप्लाई नहीं है ना। और यहाँ T1 है, यहाँ T2 है ना, कटने नहीं देगा उसको, वो वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल डिफरेंट है इसलिए कटने नहीं देगा। ठीक है, चलो अब उसी क्वेश्चन को ऊपर लिखो फिर से एक बार, जो कट गया। अच्छा ये बताओ, तो ये हो गया तुम्हारे पास log बेस 10K2 माइनस log बेस 10K1 इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस वाला टर्म है तो इसको आगे लिख दे रहे हैं, तो EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस ये वाला नेगेटिव था तो इसको पीछे लिख दे रहे हैं EA अपॉन 2.303 RT2। अब जानते हो क्या करो, इसमें से EA अपॉन 2.303 R क्या कर लो? कॉमन कर लो, तो उसको बाहर कर लो, तो EA अपॉन 2.303 R ये हो गया कॉमन। अंदर बचा T1 माइनस 1 अपॉन T2। अच्छा log K2 माइनस K1 इसको क्या लिख सकते हो? ये कहीं कहीं log M माइनस log N, तो इसको क्या log M अपॉन log N, मतलब log K2 अपॉन K1 लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303। अच्छा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा इसका? T1 T2, और जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? T2 माइनस, अच्छा T2 माइनस T1 का मतलब है कि इसका मतलब है T2 बड़ा रहा होगा, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव देगा। बड़े टेम्परेचर में छोटे को माइनस कर दो, तो ये कहीं कहीं पे लिख देना, स्टार्टिंग में लिख लेना कहीं कि एक्चुअल क्या है कि आपका जो T2 टेम्परेचर होगा वो T1 से क्या होगा? बड़ा होगा, ताकि वैल्यू आपको किस में मिले? पॉजिटिव मिले, जो भी रेट कांस्टेंट आएगा, नहीं तो वो निगेटिव में चला जाएगा, तो वो ध्यान रखिएगा। ये है उन इक्वेशंस के लिए फॉर्म लगाना है जब आपके पास दो, वो बोलेंगे कि पहले 30 डिग्री पे किसी रिएक्शन का रेट इतना था और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया तो उसका रेट अब कितना होगा, मतलब 30 डिग्री पे अगर इतना है तो 50 डिग्री पे कितना होगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन आप फ्रेम करिएगा, आपको बता देगा कि कितना होगा। समझ आया? कहाँ पे छूट गया? अच्छा ठीक है, पहले बोलना चाहिए ना, पूरा लिखने के बाद बोल दियो। चलो चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो, द रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट, द रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट, द रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट 1.5 into 10 to the power 4, 1.5 into 10 to the power 4 पर सेकेंड। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर है, पर सेकेंड है। पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? फर्स्ट ऑर्डर की होती है।
ठीक है, 10⁴ पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस एट, और आपको पता है ना कभी भी टेम्परेचर आता है तो उसको केल्विन में चेंज करके रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ, फुल स्टॉप के बाद इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू, if the temperature is increased to 127 degree Celsius, 127 degree Celsius, the rate constant सेम रहेगा, बस पावर आप 4 की जगह 5 कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। 1.5 × 10⁵ कर दीजिए पर सेकेंड। द रेट कांस्टेंट बिकम 1.5 × 10⁵ पर सेकेंड। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन समझ में आ गया? जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, देखो इसमें T1 पता चल गया, तो जब T1 है तो K1 आपको दे दिया है, और जब टेम्परेचर 127 हो गया तो उसका K2 भी दे दिया है। बाकी आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब लगाना यही फार्मूला है, और देखो T2 बड़ा भी है उसमें, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे रखो और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। और देखो द रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट इतना, एक K1 तुमको दिया है और टेम्परेचर दिया है तुमको 27 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में दिया है ना, तो 27 को पहले आप चेंज करेंगे किसमें चेंज करेंगे आप? नहीं, केल्विन में। तो आपको T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप क्या कर दीजिए 273 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। चलो T2 आपको दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 आप जोड़ दीजिए, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, ठीक। इसका रेट कांस्टेंट K1 गिवन है कितना? 1.5 × 10⁴ पर सेकेंड, और इसका रेट कांस्टेंट गिवन है 1.5 × 10⁵ पर सेकेंड। आप कुछ नहीं करना, खाली आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका log बेस 10। K2 की वैल्यू हो गई 1.5 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.5 × 10⁴, ये हो गई इसकी। उसके बाद ये हो गया आपका EA अपॉन 2.303। देखो R अभी आपको रखना ही है, तो रुक जाओ अभी R फाइनल में रखना। T2 माइनस T1, ये रहा T2, तो 400 माइनस 300 और डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 300। अच्छा, ये कट गया, 4 ऊपर जाएगा तो 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? सीधे सीधे 1 हो गई, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 400 माइनस 300, ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 300। ऐसा है, इसका 2 0 काट दो, यही निपटा दो, छोटा छोटा हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये हो जाएगा 2.303। अब R की वैल्यू रख दो अपना, जो तुमको पता है 8.31, और क्योंकि ये 400 इंटू 3 ये भी जाएगा, तो 400 को लिख लो 4, और ये हो गया 3, और 100 का हो गया 10⁻², और ये हो गया तुम्हारा EA। अब बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। करो मल्टीप्लाई, देखो तारा कैलकुलेटर से करो। 2.3 और 4 × 3 और 2 EA। हाँ चलो मल्टीप्लाई करो पूरा, देखो तारा कितना आ रहा है? 22,965। तो ये आ रहा है 965.5। ये जूल है, ध्यान रखिएगा, ये जूल आया है। इसको 1000 से कर दो डिवाइड, 1000 से करोगे डिवाइड
तो ये 0.123 तो 22.9 आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 22.96 और जूल का कन्वर्ट हो जाएगा ये किलो जूल में, और ये निकल गई तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे सब आएगा क्वेश्चन, सिंपल ही आएगा इसका, बस वही है ना, फॉर्मूले पे रखना और उसको सॉल्व करने आना चाहिए, बाकी बहुत सिंपल आता है इन सबका, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate constant is given by, the rate constant is given by the rate constant is given by, तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, ये गिवन है आपको। गिवन भाई, फिर ये लिख लो, क्वेश्चन में गिवन है। हो गया, चलो आगे लिखो। फाइंड द टेम्परेचर एट विच, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन is 70 मिनट, is 70 मिनट। अब देखो आपसे टेम्परेचर पूछा है और उसने फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया और उसने हाफ लाइफ। अब ये बताओ इस इक्वेशन को अगर मैं अपने प्रीवियस इक्वेशन से कंपेयर करूं जो आप पढ़ के आए हैं, तो प्रीवियस इक्वेशन log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस E a अपॉन 2.303 R इंटू टी, यही आएगा कंपेयरिंग पे करने में। तो कहीं ना कहीं ये जो 10 दिया है ये एक्चुअल इसी की वैल्यू पूरी गिवन कर दी है कि नहीं कर दी है, अगर आप कंपेयर करते हैं। बाकी ये जो पूरी वैल्यू ऊपर है वो किसकी वैल्यू कंपेयर से निकल गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी की। अभी आपसे बोला है कि आपको यही टेम्परेचर बताना है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट भी तो नहीं पता आपको और टेम्परेचर भी नहीं पता। तो अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालें, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए उसने दो चीज़ें बोली है। पहला, एक तो आपके क्वेश्चन में उसने रिएक्शन बोल दिया है कि वो है कैसा, फर्स्ट ऑर्डर है, और साथ साथ ध्यान दो उसने फर्स्ट ऑर्डर के साथ उसका फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ भी तो आपको दे दिया है। हाफ लाइफ उसने कितना दिया है, 70 मिनट। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कैसे निकलता है, 0.693 अपॉन के। तो के निकालना है, के को इधर भेजो, टी हाफ को इधर भेजो, तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 0.693, और ये कितना गिवन है 70। अब जो होशियार बच्चे हैं वो उसको काटने लगेंगे, एक बार रुक के चेक कर लो। 0.69 मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये क्या हो गया है, 70 पहुंच गया ना, वो तो आपको काटने में आसानी होगी, आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन लेके चल सकते हो उसको। तो आप इसको सीधे सीधे लिख लो 0.70 और इसको कर लो 70, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो k इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला हो जाएगा 70 और नीचे वाला हो जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर 2। 70 से 70 कट गया तो k ऊपर चला गया, तो k इज इक्वल टू 10 टू द पावर, आपको k पता चल गया, बस कुछ नहीं, वैल्यू यहाँ पे रख दो सीधे सीधे। तो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा log 10 टू द पावर -2 जो यहाँ निकाले हो इज इक्वल टू 10 माइनस
1.2 इंटू 10⁴ अपॉन टी। अच्छा 10⁻², कुछ याद है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पावर आगे आ जाएगा, पावर आएगा -2 और पीछे क्या बच जाएगा? log 10। ये हो गया 10 माइनस 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी। 10 को इधर भेज दो, तो 10 को इधर भेजोगे तो 10 पॉजिटिव में, 10 किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। -10 -2 कितना हो गया? -12 इज इक्वल टू इधर माइनस बचा है, -1.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टाइम। माइनस माइनस क्या कर दिया? काट दिया। और टी को इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, तो t इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁴ और ये हो गया नीचे। अच्छा पावर 4 है ना, 1 0 इसको दे दो तो इसका पॉइंट हटा देगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा? कट गया ये। तो t इज इक्वल टू सीधे सीधे आपके पास 1000 केल्विन आ गया टेम्परेचर आपका, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में रहता है तो सीधे सीधे आ गया आपका। समझ आया? अगला लिखो, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth order reaction the frequency factor is 100, the frequency factor is 100 and activation energy is 19137, 19137 जूल पर मोल। फुल स्टॉप। फाइंड रेट कांस्टेंट। हाँ 19,137 193 अरे 193 19137 जूल पर मोल। फुल स्टॉप। फाइंड रेट कांस्टेंट एट 727 डिग्री सेल्सियस। हो गया? अब देखो तुमको एक क्वेश्चन पता है कि log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू टी। ये तुमको पता है, जिसमें से वो आपसे कह रहे हैं आपको रेट कांस्टेंट निकालना, मतलब सीधे सीधे वो आपसे के पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसमें आप गिवन की बात कर लो तो आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका मतलब आपको ए गिवन कर दिया है कितना 100 और आपको टेम्परेचर वो गिवन कर दिए हैं 727 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें आप 273 जोड़ दीजिए तो 7 3 10 1 गया कैरी 7 2 9 10 1 गया कैरी 7 2 9, यानी ये आ गया 1000 केल्विन। तो टेम्परेचर ही पता है, ये आपको, हाँ ये भी आपको दिए हैं, वो ये आपको दिए हैं 19137 जूल पर मोल, ये भी आपको दे दिए हैं। आर आपको पहले से पता होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। बस क्या है, वैल्यू रखनी खाली, और क्या वैल्यू रख दो सीधे सीधे। log बेस 10 के log बेस 10 और a की वैल्यू आपको यहाँ से पता है 100 माइनस EA की वैल्यू भी आपको पता है, कहाँ गया ये रहा। तो ये हो जाएगा 19137 डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.31 और मल्टीप्लाई बाई 100। log 100 की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 19137, कैलकुलेटर खोलो, डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका 3 जीरो है, इसको 3 जीरो उसको दे दो तो ये सीधे सीधे 2303 हो गया। और इसके करना है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके पास 2 जीरो आ जाएगा और ये सीधे सीधे 831 हो जाएगा। करो जरा मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा, 1913700, इसको मल्टीप्लाई करो कितना रहा 1913
793 लगभग। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो, वैसे भी देखो साफ साफ दिख जाएगा, ये लगभग उसका 1 ही टाइम्स आएगा। कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कर दो। हाँ डिवाइड करो अब इन दोनों को। हाँ हाँ 100 आ रहा, अच्छा हाँ आएगा तो 100 नेगेटिव आ जाएगा ना। रुको देखे चलो, क्वेश्चन शायद यहाँ पॉइंट रहा होगा। हाँ कर दो। ये क्वेश्चन में EA की वैल्यू सही कर लेना। EA जो आपको दिया है 19137, ये 191 के बाद पॉइंट रहेगा 191.37 रहेगा, तो वो वहाँ भी गड़बड़ हुआ है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ वन, यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, यहाँ भी पॉइंट हो गया और यहाँ भी पॉइंट हो गया। बाकी इसका 3 जीरो इसको दे दिया तो ये हो गया 2303, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। अब ये सीधे सीधे कट जाएगा तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1, और आगे बच गया आपका log बेस 10 इंटू के। आपसे हम पूछे क्या थे, रेट कांस्टेंट, अभी रेट कांस्टेंट नहीं निकला है। इसका कोई तरीका बताए थे, याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताए थे? नहीं, इसमें एंटी लॉग लेना ही नहीं पड़ेगा। नहीं याद है, इलेक्ट्रो पढ़ाए थे हम, ये कहे थे इलेक्ट्रो में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई लॉग और के आ गया, वहां भी तो आया था, अगर सामने वाला नंबर प्योर इंटीजर होगा तो वो तुरंत 10 टू दी पावर चढ़ा देना, सीधे सीधे। तो आप यहाँ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते नहीं थे केसी, तो सामने प्योर इंटीजर है तो सीधे सीधे के इज इक्वल टू 10 टू दी पावर जितना भी लिखा होगा आगे उतना चढ़ा देना। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप किसी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने एक log k इज इक्वल टू, और मान लो आ गया ये 15, ऐसे बिना किसी पॉइंट के आया है, एकदम प्योर आपको होल इंटीजर मिला, तो एकदम प्योर मिला ना, तो सीधे सीधे आप यहाँ लिखोगे k इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, सीधे सीधे चढ़ाओगे ऐसे। लेकिन अगर यही 0.2 करके होता तब आप नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए अगर प्योर इंटीजर है तो डायरेक्ट कर सकते, तो क्योंकि प्योर इंटीजर था तो उसको 10 टू दी पावर चढ़ा दिया, तो k आ गया आपका 10। चलो हेडिंग लिखो, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी नहीं उसे लिखो, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। देखो एक चीज़ तो जान रहे हो ना कि प्रोडक्ट तब बनता है जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तभी वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। अभी यही थोड़ी देर पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, उसमें यही तो बोले थे कि कितने एटम आपस में या कितने रिएक्टेंट आपस में जाके टकराते हैं और टकराएंगे तो वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में। अच्छा 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर आप टकराते भी हैं तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं माना जाता है। तो यानी कि कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल रहा है कि आपको रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड करवाना है और उनको कोलाइड करके उनको किसमें कन्वर्ट करवाना है, प्रोडक्ट में। अब टकरा कैसे रहे हो भाई, प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे टकरवा रहे हो ये मायने रखता है। आप जो कोलिजन करवा रहे हो उसका ओरिएंटेशन क्या है और उसमें एनर्जी कितनी इन्वॉल्व हो रही है, ये 2 मैटर करता है। जितना अच्छा ओरिएंटेशन रखोगे, टकराने का जितना ओरिएंटेशन अच्छा रखोगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और जितनी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी उतनी जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन तेज हो जाएगा। ठीक, अब आप ये समझिए कि हर टकराव जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही हो। ठीक है, किताब लेके सिर्फ बैठे रहने से ही नहीं जरूरी है कि आपके अंदर सब आ जा रहा हो, पढ़ना भी पड़ता है। खाली किताब लेके 10 घंटा बैठे हो, कुछ नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है। वैसे ही हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए ये कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोलिजन एकदम सही हो। भाई लोग लड़ते हैं, रोड पे भी लोग लड़ते हैं, तो हर टकराव से ऐसा तो है नहीं कि सीधे हॉस्पिटल ही पहुंच जाएंगे। नॉर्मल टकराव भी होता है, थोड़ा मोड़ा भी लड़ते हैं कहीं, अरे मान लो थोड़े 30-40 की स्पीड में लड़ गए तो लड़ते हैं, तो नॉर्मल लड़ते हैं। अब ये नहीं कि हर लड़े तो मस्त श्योर है कि हॉस्पिटल ही पहुँचेंगे, ऐसा नहीं होता, नॉर्मली लोग लड़ते हैं। वैसे ही हर कोलिजन से ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही जाए। ठीक, चलो लिख लो एक लाइन, not all collision between reactant molecules
आर इफेक्टिव रिएक्टेंट के हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा कि वो आपको प्रोडक्ट दे सके, ठीक। तो अगर अब आपको इफेक्टिव कोलिजन कराना है, रिएक्टेंट के बीच में सही से लड़ाई करवानी है, तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान। देखो, दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा लगवा रहे हो, लड़ाई लगवा रहे हो, तो प्रॉपर होमवर्क करके जाओ, तब झगड़ा लगवा पाओगे दो लोग के बीच में। अब आप एक से जाके कह दिए, दूसरे से आप कहे ही नहीं, तो उसने दूसरे जब वो बात बोली तो उसने मेरे से अंडरस्टैंडिंग हुई, उसने बात करके सॉल्व कर ली। तो अगर आप किसी के बीच में झगड़ा लगवाने जा रहे हैं तो प्रॉपर होमवर्क आप करके जाइए, दोनों साइड से आप करके आप तब पहुंचिए, तब आपका प्रॉपर सही हो जाएगा, ठीक। चलो, तो हेडिंग लिखो, फॉर इफेक्टिव कोलिजन। फॉर इफेक्टिव कोलिजन, उसमें पहली हेडिंग लिखो, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। अब आप अपने कोलिजन करवा कैसे रहे हैं? क्लास 11th में जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई जाती थी तो आपको दो कोलिजन पढ़ाया जाता था, याद है? एक होता था हेड ऑन कोलिजन, एक्सियल कोलिजन, जिसको आप सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ करते थे, और दूसरा आपका पैरेलल था, जिसे साइड वाइज बोलते थे, जिसमें आपका पाई बॉन्ड बनता था। अब फिजिक्स में ही पढ़े होगे। आप बताओ, हेड ऑन कोलिजन ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि साइड वाइज? दो लोगों का सर टू सर लड़ा दे या दो लोगों की बॉडी टू बॉडी लड़ा दे, ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? हेड ऑन होगा ना। तो आपको दो मॉलिक्यूल, दो एटम, दो रिएक्टेंट को जब भी आप लड़ाने जाइएगा तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनके बीच का जो कोलिजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा, प्रोडक्ट बनने की चांसेस कई हद तक ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो उसमें लिख लो, फॉर प्रॉपर प्रोडक्ट, फॉर प्रॉपर प्रोडक्ट, for proper product we use head on collision, we use head on collision। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो ना कि आपके पास एक ए एटम है और आपके पास बी एटम है। अब आप इन दोनों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। आपने इनको ऐसे और इनको ऐसे आपस में कोलाइड करा दिया। तो जब आपने कोलाइड कराया तो पार्टिसिपेट तो सिर्फ दोनों आगे वाले ही किए, पीछे वाले तो कर ही नहीं पाए। तो क्या प्रोडक्ट बनने की चांसेस हैं? प्रोडक्ट बन पाएगा इस केसेस में जब सिर्फ आगे वाला एटम ही लड़ पाया, पीछे वाला एटम तो लड़ ही नहीं पा रहा है, तो प्रॉपर कोलिजन आप करवा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने की चांसेस है, प्रोडक्ट, चांसेस ऑफ प्रोडक्ट लिख लेना यहाँ पे, चांसेस ऑफ प्रोडक्ट बिकम वेरी लो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के चांसेस बहुत कम है। ये पहला केस हो गया। दूसरा, आप क्या करो, इसी ओरिएंटेशन सही कर लो, इसी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, इसी को, तो इसी को आप ऐसे कर दो और बी को भी ऐसे ही कर दो। अब आप ये बताइए, अब आप जब लड़ाने जाएंगे तो ये वाला इससे लड़ेगा और ये वाला इससे लड़ेगा, तो यहाँ पर एक प्रॉपर कोलिजन हो जाएगा, प्रॉपर कोलिजन, और जिसकी वजह से चांसेस ऑफ प्रोडक्ट बिकम लार्ज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे और यहाँ प्रोडक्ट बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कोलिजन करवाया है, जो रिएक्टेंट या एटम्स के बीच में जो आपने कोलिजन करवाया है, वो कौन सा करवा दिया है? यहाँ आपने हेड ऑन कोलिजन करवा दिया है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। यहाँ उतना इफेक्टिव आप नहीं करवा रहे हो, क्योंकि एक एटम से सिर्फ एक एटम ही लड़ रहा है, दूसरा वाला लड़ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर आपस में लड़ाई नहीं हो पाएगी। आप मारपीट करने गए हो तो दो लोग गए हो तो दोनों लोग पार्टिसिपेट करो मारपीट में। ये क्या बात हुई, गए दो लोग और लड़ से बेख ही रहा है, दूसरा खड़े होकर
लड़ाई करने जाते हैं तो सब लोग सबको लड़ना चाहिए ना। अब क्या है कि बेचारा भाई 5 लोग हो, 4 लोग लड़ रहे हो, एक लोग वो देख रहा है, तो उसको लेकर ही फिर क्यों गए थे? तो वो इफेक्टिव लड़ाई नहीं मानी जाएगी। जितने गए हैं सब लड़ो, तब इफेक्टिव मानी जाएगी। तो जितने एटम गए हैं सब लड़ने चाहिए। इसमें देखो 2 गए थे तो 2 सब आपस में लड़ रहे हैं, प्रॉपर कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो प्रोडक्ट के बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक, चलो ये हो गया आपका ओरिएंटेशन बैरियर पहला, कि आपको हेड ऑन कोलिजन ही करवाना है। अभी दूसरा फैक्टर है इसका एनर्जी वाला। ठीक, चलो दूसरी हेडिंग लिखो, एनर्जी बैरियर। इससे एक क्वेश्चन श्योर है पेपर में, चाहे तो लिख लो वहीं कहीं पॉइंट करके। एक क्वेश्चन पक्का है इसका आएगा, एक्टिवेशन से एक क्वेश्चन ये उठाएंगे जरूर पेपर में, चाहे थ्योरेटिकली उठेगा इससे या ग्राफ का उठेगा जरूर। अब एनर्जी बैरियर में सबसे पहली हेडिंग आप लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी। वो आपने जो आर्हीनियस की थ्योरी में बार बार ये जो लिखा था एक्टिवेशन एनर्जी, होता क्या है वो। एक्टिवेशन, अच्छा नाम से क्या क्लियर हो रहा है? अगर नाम से पूछा जाए एक्टिवेशन एनर्जी तो नाम से क्या क्लियर है? हाँ, किसी को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी का बोर्ड आने वाला है और वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको मोटिवेट कर दो, एक्टिवेट कर दो, एनर्जी दे दो, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उसी को बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम बाहर से जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था ना। तो एक्चुअल में वो जो आपने वहाँ एंडो और एक्सो पढ़ा है उसके पीछे ये यहाँ का कारण है। आप एक रिएक्शन करवाने के सोच रहे थे कि हम ये रिएक्शन करवाएंगे, आप रिएक्शन करवाने गए भी पर वो रिएक्शन हो नहीं पा रहा है। मतलब आपने ये सोचा कि हम A+B इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो C बन जाएगा। आपने बीकर में A+B मिलाया भी लेकिन C बन नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी रिएक्शन आप करवाइए तो हर रिएक्शन की अपनी एनर्जी, कितने एनर्जी पर वो होगा, वो हर रिएक्शन की क्या रहती है अपनी फिक्स, कुछ तो एनर्जी वो लेगा ही, 10 जूल, 5 जूल, 4 जूल, 12 जूल, कुछ एनर्जी वो लेगा। आपने दिया, आपने ए और बी को मिलाया लेकिन फिर भी सी नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन के पास जितनी एनर्जी होनी चाहिए थी उतनी अभी उसके पास सफिशिएंट नहीं है। गाड़ी में चलने के लिए जितना पेट्रोल चाहिए था उतना नहीं है, इसीलिए गाड़ी स्टार्ट होके आगे चल नहीं पा रही, गाड़ी बुझ जा रही है तुरंत। तो आपको मिनिमम कम से कम उसको उतना पेट्रोल तो देना ही पड़ेगा ताकि गाड़ी स्टार्ट होके चले। वैसे ही जो रिएक्शन आप करवाने को सोच रहे हैं लेकिन वो रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस रिएक्शन के पास अपनी जितनी एनर्जी उसके पास डेफिनेट एनर्जी चाहिए थे उसके पास नहीं है। तो उतनी देने के लिए आप उसको फिर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते थे। और क्लास 10th में इसी को तो बोला गया था कि जिस रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो रिएक्शन कराना है, दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़ जाए कराने के लिए उसको क्या कहते थे? फोटोसिंथेसिस। खाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अगर ग्लूकोज बन जाता तब तो क्या ही दिक्कत थी, आराम से हर कोई बना लेता। लेकिन उस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। वो जो सनलाइट जा रहा है वो मिनिमम एनर्जी उसको उतना देना पड़ेगा तब जाके वो रिएक्शन एक्टिवेट होगा। तो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, फाइनल तक पहुंचाने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया? दूसरा, किसी भी रिएक्शन के पास एनर्जी इनिशियल कभी जीरो नहीं होती है, सबके पास होती है रिएक्शन एनर्जी, सबके पास होती है, बस वो कम होती है, ज्यादा नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? एनर्जी उसके पास, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एनर्जी जीरो है। कभी भी एनर्जी किसी भी रिएक्शन का जीरो नहीं होता है। अरे 5 जूल एनर्जी, 2 जूल एनर्जी, 1 जूल एनर्जी, आधा जूल एनर्जी रखा होगा, वो एनर्जी जीरो कभी नहीं रखेगा। बस एनर्जी उसकी पहले के मुताबिक क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई।
इस रिएक्शन को कराने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट 10 जूल की थी। उसने कहा कि हमको 10 जूल एनर्जी दे दो, हम शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस रिएक्शन को जब चेक किया गया तो इस रिएक्शन के पास, बेचारे के पास अपनी खुद की सिर्फ 2 ही जूल एनर्जी है ही उसके पास। इसका मतलब 8 जूल कम पड़ रहा है। तो जैसे ही इसको 8 जूल आप बाहर से सप्लाई करेंगे, तुरंत 8 दोगे, 2 पहले से है, 2 10, 10 मिलते रिएक्शन क्या हो जाएगा तुरंत स्टार्ट। तो ये जो तुम 8 दिए हो बाहर से, यही बाहर दिए हो, तभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तभी तो रिएक्शन एक्टिवेट हुआ। तो ये जो बाहर से एनर्जी दिए हो उसको एक्टिवेट करने के लिए रिएक्शन को, दैट बाहर वाली एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया? देखो लिखो, द एक्स्ट्रा एनर्जी which must be supplied, the extra energy must be supplied to the reactant to undergo chemical reaction is known as activation energy, और ब्रैकेट में EA सिंबल उसका, is known as activation energy, EA। समझ आया? क्लियर हुआ? अब देखो, अच्छा, केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट और मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट और एटम रिएक्शन क्यों करते थे? याद है? क्लास 11th में था, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होंगे? मतलब स्टेबल होने से पहले भी उनके पास कुछ ज़्यादा रहता है। स्टेबल क्यों नहीं है वो? क्योंकि उनके पास एनर्जी, कौन सी एनर्जी? 11th में बताया गया है, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एलिमेंट और एटम की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो वो स्टेबल कैसे होते हैं? वो किसी के साथ कंबाइन होके, जब वो किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में चले जाते थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तुरंत क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। तो कोई भी रिएक्शन जब वो करने चलता है तो वहाँ पर उसकी कौन सी एनर्जी पार्टिसिपेट करती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इन एनी रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टू बी पार्टिसिपेटेड? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। वो ऐसे घुमा के पूछेंगे। तो कोई भी रिएक्शन जब करने चलता है तो पहले से उसके पास अपनी खुद की एनर्जी कौन सी वाली होती है? पोटेंशियल होती है। नहीं हो रहा है, अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके मतलब कि उसके पास सफिशिएंट नहीं है। तो उस पोटेंशियल एनर्जी में आप बाहर से क्या सप्लाई करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तब पोटेंशियल एनर्जी और प्लस जो बाहर से सप्लाई किए हो एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों मिलके सफिशिएंट तक पहुंच जाते हैं, काम हो जाता है। पिज्जा खाना है, 150 रुपए का है और आपके पास सिर्फ 70 रुपए ही है, तो इसका मतलब 70 रुपए जो है वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो तो उतने है ही तुम्हारे पास। तुम्हारे पास अभी कितना रुपया कम पड़ रहा है? 80। तो 80 कोई दे देगा, तो वो जो 80 दिया है वो क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी। तो 80 बाहर से एक्टिवेशन मिला, 70 तुम्हारे पास पहले से था पोटेंशियल। तो एक्टिवेशन और पोटेंशियल आपस में मिलके फिर उस रिएक्शन की क्या डिसाइड कर देंगी? टोटल एनर्जी। पिज्जा खा लोगे कि नहीं खा लोगे? सेम ऐसे ही जो आपको ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन। अब रिएक्शन में एक साइड होता है आपका रिएक्टेंट और एक साइड होता है आपका प्रोडक्ट। तो आपका जो रिएक्टेंट होता है वही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि रिएक्टेंट के पास कभी भी एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ होगी, कम होगी, चलेगा, जीरो नहीं होगा। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 1 रुपया भी आपके पास ना हो। 1 रुपया तो होगा ही हो, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो बैलेंस पे हो तुम। कितना भी कमी आ जाएगा ना, 1 रुपया तो निकल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके पास 1 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, इतना भी नहीं है कि जीरो बैलेंस पे। या खाने पीने का अगर आप नहीं भी खा पी रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे। बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर करके रखा गया है, तो चल जाएगा वो। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता, कुछ तो कुछ होगा ही। जीरो का मतलब यहाँ तो जीरो तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो थोड़ा बहुत के लिए हम यहाँ मान ले रहे हैं, मतलब ये जो लाइन है
ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी हो गई, किसकी एनर्जी हो गई, ये हो गई रिएक्टेंट की एनर्जी। ठीक, अब मान लो रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, इसका मतलब है कि उसको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्टिवेट करने के लिए आपने उसको बाहर से एनर्जी दिया, तो जो बाहर से एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। अच्छा, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो क्या प्रोडक्ट की एनर्जी डाउन हो जाती है कि बढ़ जाती है? डाउन। तो रिएक्टेंट के लाइन से ऊपर कि रिएक्टेंट के लाइन से नीचे? नीचे, क्योंकि डाउन कम करना है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी कम करनी है। तो अब कभी भी पूरी एकदम जीरो इसकी भी नहीं जाएगी, कम होगी, प्रोडक्ट की कम होगी 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 होगी, कम होते 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 इतना नहीं कम हो जाएगी कि प्रोडक्ट की एनर्जी रहेगी, कुछ एनर्जी उसके पास भी रहेगी। तो ये जो हो गया, ये वाली जो लाइन हो गई आपकी, ये वाली, ये मान के चलो ये किसकी लाइन हो गई, ये हो गई आपकी प्रोडक्ट की। तो ये हो गई आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी, ये हो गई रिएक्टेंट की। अच्छा, इतना एनर्जी, ये इतना तो पहले से उसके पास प्रेजेंट था, इतना तो पहले से था। ये जो इतना उसके पास प्रेजेंट था, क्या इसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हो, जो पहले से था उसके पास? और इतना उसको बाहर से सप्लाई किए हो तो इसको क्या बोल सकते हो? एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद वो धीरे 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 घटेगा, और यहाँ पे जो आपके पास जो इतना है, ये इतना छोटा सा, ये कौन सी एनर्जी हो गई? ये वाली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई। सेम, ठीक है। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में एक अवस्था आती है जो बहुत से जगहों पर दिखाई जाती है, बहुत से जगहों पर नहीं दिखाई जाती है। एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो यही बनेगा, एकदम टॉप पे बनता है, वो यही टॉप पर बनेगा। तो रिएक्टेंट अपनी एनर्जी उसके पास सफिशिएंट नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी हम उसको बाहर से सप्लाई करेंगे, धीरे 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 वो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, मैक्सिमम तक वो बढ़ा लेगा, जितनी उसको चाहिए वो बढ़ा लेगा अपना। वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद अब क्योंकि प्रोडक्ट बनना है तो अब वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा, लूज करते 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 जब तक प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट आने जाएगा अपनी एनर्जी लूज करके छोड़ देगा। जहां एनर्जी कम हो गई, प्रोडक्ट बन गया, छोड़ देगा वहीं पे वो। ये हो गया आपका ओवरऑल। अब आप जरा ध्यान से देखो। तो अच्छा, अब ये देखो, अच्छा फाइनल ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ना यही ग्राफ में ही सब कुछ लोचा है। ग्राफ समझ गए इसका तो ऑलमोस्ट हो गया, मैक्सिमम यही है। यहां से लेके पूरा नीचे तक, पूरा नीचे तक, क्या आप कहेंगे कि यही पूरे उस रिएक्शन की एनर्जी थी? टोटल एनर्जी तो उसकी यही थी। तो टोटल एनर्जी का मतलब, या आप इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो। तो इसको ईटी बोलो, जिसमें से आपने इतने को तो डिफाइन कर दिया है। इतना क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी, और प्लस इतना क्या हो गया? रिएक्टेंट की एनर्जी। आप ये बताओ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ER। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब इसी में कोई आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको निकालना हो तो आप इसको माइनस कर दीजिए, टोटल में से, थ्रेशोल्ड में से आप रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब आप इसको एग्जांपल समझिए। ये पिज्जा का रेट था 150 रुपया था, ये ईटी आपका 150 रुपया हो गया टोटल, या 150 रुपया हो गया। एक्टिवेशन रिएक्टेंट आपके पास 70 रुपए पहले से थे, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी जो उसके पास पहले से मौजूद है, कितना कम पड़ रहा था? 80 रुपया कम पड़ रहा था, वो हो गई उसकी एक्टिवेशन। तो यही अगर पूछेगा तो आपसे कोई, मान लीजिए आप पिज्जा के सामने खड़े हैं, दुकान के सामने, तो कोई आया आपसे पूछा, वो कहेगा कि क्या हुआ, खा लो। कह रहा पैसा नहीं है। पिज्जा कितने का है? 150। आपके पास कितने हैं? 70 ही है। कितना कम पड़ रहा है? तो कैसे निकालेगा वो? टोटल माइनस जितना आपके पास है। तो एक्टिवेट करने के लिए कितना चाहिए? टोटल में से जितना आपके पास है माइनस कर दो, 150 में से 70 माइनस कर दो, यानी 80 रुपये कम पड़ रहे हैं। समझ आया? इस पे न्यूमेरिकल आएगा। किसी भी रिएक्शन के वो ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसकी टोटल एनर्जी इतनी है
और उसके पास पहले से एनर्जी इतनी है तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, डायरेक्ट इससे भी निकलेगा, और जो आर्हीनियस वाला पढ़े हो न्यूमेरिकल अभी ये निकाल लेते उससे भी निकलेगा। तो वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में डाटा गिवन क्या है। समझ आया? चलो इसको बना लो, इसको लिख लेना, ठीक है। ईटी आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी या टोटल एनर्जी, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और ईआर आपका रिएक्टेंट एनर्जी। लिख लेना नीचे, नहीं तो भूल जाओगे बाद में, ठीक। चलो नीचे एक दो लाइन लिख लो जरा। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, comma, the reactant do not change directly, the reactant do not change directly into the product। ये समझा दिया कि रिएक्टेंट डायरेक्ट नहीं चेंज होता है, बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। फुल स्टॉप। द रिएक्टेंट फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी, the reactant first absorb energy अच्छा, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टेंट, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? हाँ, रिएक्टेंट कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। पहले इतना वो एब्जॉर्ब करके पहले यहां तक पहुंचेगा। पूरी करो लाइन। एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। Full stop. At this state, comma, the molecules have energy. At this state, comma, the molecules have energy. The molecules have energy at least equal to threshold energy, equal to threshold energy। इसका मतलब समझो, रिएक्टेंट के पास पहली एनर्जी है, बाहर से एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, तो जब बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब लेगा तो अब उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और अब वो रिएक्शन उतना करना स्टार्ट कर लेगा। समझ आया? ठीक। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बार बार बोल रहा हूँ, जानते हो क्या होता है? मैं तो बोल दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कोई पूछे, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड शब्द ये आ चुका है एक बार, और पिछले साल आया एक बार। थ्रेशोल्ड शब्द का क्या मतलब पता है? दहलीज। आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा कम से कम। आपको मैंने कहा ना पिज्जा कितने का था? 150। तो जो 150 है वही थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो दहलीज है। आपको कम से कम, आप ये बताइए, आप दुकानदार के पास जाएंगे, आप उसको 149 रुपया देंगे, वो पिज्जा देगा? क्योंकि आप अभी थ्रेशोल्ड मैक्सिमम जहां तक जाना चाहिए वहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं। लेकिन अगर आप उसको 200 का नोट देंगे तो वो आपको पिज्जा दे देगा, क्योंकि आप पहुंच गए हो ना उसके तक। तो आपको कम से कम वहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तुम्हारे पास, तो उसके लिए बाहर सुधार लो किसी के साथ। तो जितनी तुम्हारे पास है बाहर, यानी वो मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन को करने के लिए जरूरी होती है या होती है, रिक्वायर्ड होती है, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, दहलीज। उतना तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ज़्यादा रहेगा ठीक है, उससे कम अगर है तो आप नहीं कर सकते। किसी रिएक्शन को कराने के लिए उसने कहा 20 जूल एनर्जी चाहिए, तो वो 20 जूल एनर्जी उसकी कौन सी एनर्जी है?
थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि उतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे डाउन अगर मैं कहूँ 19.9 जूल एनर्जी भी है तो भी वो रिएक्शन पूरा नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा वो, क्योंकि अभी भी उसके पास 0.1 कम पड़ रहा है। जैसे ही उसको 20 करोगे तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो किसी भी रिएक्शन की वो मिनिमम एनर्जी जिससे वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हो सकता हो कि आपके पास वो मिनिमम एनर्जी ना हो, उससे कम हुई हो, तो उससे कम होगी तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। वही जो बाहर से लेते हो उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आया? ठीक, चलो उसी का लिखो फिर फुल स्टॉप के बाद, दिस मीन्स दैट the reaction involve some energy barrier which must be overcome before products are formed. Full stop. Last line. The energy barrier is known as activation energy barrier. The energy barrier is known as activation energy barrier. हर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगा कि अलग अलग होगा? ऑब्वियस है अलग अलग होगा। रिएक्शन अलग अलग है तो सबकी एक्साइटमेंट भी अलग अलग होगी ना। पहला पॉइंट लिखो, अब पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट, ईच रिएक्शन हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ EA. Each reaction has definite value of EA. हर रिएक्शन का अपना अपना ई एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होता है। ये क्रॉस में आपसे पेपर में वो आपसे करवाएंगे, कहेंगे कि कोई एक ऐसा रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है, उसका ग्राफ बनाओ, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन, वही पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर है और रिएक्शन आपका यहाँ है। तो वो सीधे सीधे कहेंगे एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाओ या एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाओ। तो इससे आप पहले इसको रिएक्शन को समझ लो, ग्राफ कह क्या रहा है। देखो, अगर मैं कहूँ कि एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक का जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। कैसे? एक्सोथर्मिक का जो हीट ऑफ रिएक्शन आप निकालते हो वो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी ऐसे निकाली जाती है, फाइनल माइनस इनिशियल। मैं कह रहा हूँ एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने का मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी? रिएक्टेंट की ज़्यादा है तभी तो अपने अंदर से निकाल रहा है एनर्जी। एक्सोथर्मिक कोई कैसे हो सकता है? जब हमारे अंदर एनर्जी गर्मी ज़्यादा होगी, तो जब रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो अपने अंदर से एनर्जी वो निकाल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम। तो कम एनर्जी में से ज़्यादा वाले को माइनस करो, ओवरऑल वैल्यू किस में चली जाएगी? तो एक्सोथर्मिक के लिए हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव। जरा एंडोथर्मिक के लिए आओ, एंडोथर्मिक निकालोगे तो एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या मिलेगी? कम। तभी तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है उसको करवाने के लिए। इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? कम। और प्रोडक्ट की एनर्जी वहाँ क्या रहती है? तो रिएक्टेंट की कम हो गई, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा माइनस कम, तो वैल्यू किस में चली गई? पॉजिटिव में। अब सेम ऐसे ग्राफ भी है। रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है तो रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी पहले से प्रेजेंट होती है, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है? रिएक्टेंट एनर्जी। सेम काम, रिएक्टेंट के पास जो पहले से एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको हमने नाम दिया है रिएक्टेंट एनर्जी। ठीक, सेम एक्टिवेशन एनर्जी वो अपना गेन किया, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो उसको हीट लूज करना है, तो जितना वो लूज कर सकता है वो उतना लूज करेगा, तो रिएक्टेंट से ज्यादा ही लूज। ये बताओ, इस केस में एक्सोथर्मिक वाले के केस में रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट के पास? यहां किसके पास ज्यादा है? रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है कंपैरिजन टू
प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और आप सोचो कि ग्राफ जब उठेगा तो रिएक्टेंट से पहले ही रुकेगा कि रिएक्टेंट के बाद रुकना चाहिए? इसको बाद रुकना चाहिए ना, क्योंकि रिएक्टेंट के पहले अगर रुक गया तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, जबकि एक्सोथर्मिक के केस में किसकी ज्यादा होनी चाहिए? रिएक्टेंट की। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक के केस में जो ग्राफ है वो रिएक्टेंट से नीचे जाके रुकता है, प्रोडक्ट यहां जाके रुकता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें आपकी किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? इस वाले में किसकी ज्यादा होती है? इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो इसमें आपकी रिएक्टेंट एनर्जी कम होती है। तो जब इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ज्यादा है तो प्रोडक्ट की ज्यादा है एनर्जी, तो उसको रिएक्टेंट से ऊपर ही रुकना पड़ेगा ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए ये रिएक्टेंट से ऊपर ही रुक जाता है, ग्राफ नीचे नहीं आता। आपसे पेपर में ऐसे दोनों ग्राफ फ्रेम कर देगा, गायब कर देगा, कहेगा पहचानो इसमें से किसका हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा, किसका हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होगा, किसमें किसका ये एक्सोथर्मिक का है और किसका ये एंडोथर्मिक का है, या किसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और किसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो जिसमें रिएक्टेंट के ऊपर रुक गया ग्राफ, ऊपर रुकने का मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, और रिएक्टेंट के नीचे अगर ग्राफ रुक गया इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। वो ऐसे ही सब आएगा। यही सब है जब पेपर खोलोगे अपना बोर्ड का और जब क्वेश्चन मिलेगा ये हिस्सा, तब याद आएगा कि ये सब क्लास में पढ़ाया गया था, कि ये सब घुमाया गया था। समझ आया? अब एक ग्राफ खाली और है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैटलिस्ट। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कि कैटलिस्ट के आने से रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है। बनाओ इसको, हेडिंग लिखो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट का काम क्या होता है किसी भी रिएक्शन में? कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है बिना कंज्यूम हुए। ठीक है, बिना ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट लिए और बिना खुद कंज्यूम हुए वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक, लिख लो। ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड, सब्सटेंस विच इज यूज्ड, सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज, substance which is used to increase rate of reaction without consuming itself, without consuming itself, without consuming itself। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि कैटलिस्ट जो होता है वो पॉइजनर और प्रमोटर दोनों होता है। मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है। बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्लास 12 एकेडमिक्स, आपके में सिर्फ ऐसे कैटलिस्ट ही हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, रोल ऑफ कैटलिस्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट सीधे लिखो ऐसे, रोल ऑफ कैटलिस्ट। अब देखो, लिखना नहीं है इसका, सिर्फ ग्राफ ही बनाना है। उसी में ग्राफ में खाली समझ लो, काम हो जाएगा और चैप्टर खत्म भी हो जाएगा इसी पे। देखो, तब से करते आ रहे हो कि ये हो गई आपकी, यहाँ हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और आपका रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, उसको सफिशिएंट मिला और ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये जो है ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब ये जो आपने कहा, और ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ उनका है रिएक्शन विदाउट यूजिंग कैटलिस्ट। आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो कैटलिस्ट जब यूज करते हो तो कैटलिस्ट का काम होता है कि कम समय में, कम टाइम में, कम एनर्जी में ही वो रिएक्शन करवा देगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के यूज करने से तुरंत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उतना नहीं चाहिए होगा। तो वही जब कैटलिस्ट यूज कर लोगे तो वो
उसी रिएक्शन को कम एनर्जी में ही निपटा देगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये है आपका रिएक्शन विथ यूजिंग कैटलिस्ट। अब पेपर में आपसे मैंने ग्राफ कर दिया, लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन वो पेपर में आपसे पूछेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, डिस्कस विद ग्राफ या आइडेंटिफाई विद ग्राफ। वो ऐसे घुमा के आपसे पूछेंगे कि किसी का कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, और जब कैटलिस्ट यूज कर दोगे तो उस समय जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ये वाली होगी। तो बताओ कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, ब्लू वाली की रेड वाली, कौन सी ज़्यादा है इसमें? ब्लू वाली ज़्यादा है ना, तो ब्लू वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है कंपैरिजन टू रेड वाले की। क्यों? क्योंकि जो ब्लू वाली है एक्टिवेशन एनर्जी है वो विदाउट कैटलिस्ट है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, तो इसीलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। और जो रेड वाला है वो विथ कैटलिस्ट है, विथ कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट का काम होता है कम टाइम में, कम एनर्जी में ही, बिना टाइम ज़्यादा किए वो एनर्जी करवा देगा। तो ये एक बेसिक ग्राफ है, याद रखिएगा इसको। इससे जो भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनेंगे, अगर ग्राफ प्रिपेयर है तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक, यही चैप्टर का लास्ट पोर्शन था और आपका चैप्टर हो गया खत्म। कल पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल, कल से पढ़ाएंगे बायोमॉलिक्यूल।